children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, all are fit and fine. My name is Tanish Sharma. I welcome you all to the Omang batch for class 8. So let us start with the chapter. But before starting the chapter, we have to imagine and a new concept से imagine करना चाह रहे हैं हम. And वो हो रहा है जैसे कि कोई लड़ाई होती है आपके घर में आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके बड़े भाई, आपके छोटे ब्रदर या छोटे सिस्टर के साथ या बड़ी सिस्टर के साथ. तो ऑफ कोर्स जब लड़ाई होती है तो हम भागते हैं जस्टिस के लिए, हम भागते हैं कि कोई इस लड़ाई को सॉर्ट करवा दे, राइट. तो तब हमारे रेस्क्यू में आते हैं मम्मी और पापा, और उनका अलग तरीका होता है कि वो किस तरीके से हमारी लड़ाई को सॉर्ट करा रहे हैं. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं स्कूल में भी कोई लड़ाई होती है हमारे क्लासमेट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो हम डायरेक्टली जाते हैं क्लास टीचर के पास, राइट, ताकि हमारी लड़ाई सॉर्ट हो जाए. तो यही हमारा नया चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी. जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी आर कोर्ट्स जो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट कराती है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द चैप्टर विद द फॉलोइंग स्लाइड. तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जहां हम पढ़ेंगे आज का टुडेज गोल सेट कर लेते हैं कि हम हिस्ट्री में क्या पढ़ना है. टुडेज क्लास गोल विल बी फर्स्ट वी विल अंडर, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज जुडिशरी, होती क्या है, ठीक है. उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर जुडिशरी का वर्क क्या है, जुडिशरी असल में करती क्या है और इसके क्या वर्क आते हैं. तो वर्क व्हाट डज, क्या वर्क करती है. उसके बाद हम करेंगे एक केस, ठीक है. उस केस के थ्रू हमें पता चलेगा कि जुडिशरी ने अपना वर्क कैसे किया, ठीक है. तो हम करेंगे एक केस स्टडी इज बेस्ड ऑन रियल केस, ठीक है, असली में ये केस हुआ था. दूसरी बात, नेक्स्ट केस विल बी अ केस स्टडी, ऑलराइट. नेक्स्ट विल बी the fourth point will be where we will study what are the branches of the judiciary, कि judiciary की branches क्या हैं. apart from that the last part will be yes everyone has this access to judiciary. हम बोलते हैं dispute sort करती है, हम बोलते हैं हम लड़ाइयाँ sort होती है, जैसे हमने देखा. तो क्या ये सबके पास हक है? yes everyone has this right, everyone has the access to judiciary. एक्सेस है सबका जुडिशरी का, ठीक है. ये हम इस चैप्टर में आज क्लियर करेंगे. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट पार्ट दिस इज कोर्ट, ठीक है. जब भी हम कोर्ट की बात करते हैं, जब भी हम डिस्प्यूट सॉर्ट की बात करते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स कैसे सॉर्ट होते हैं हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़े थे ऑर्गन्स, ठीक है. हमने पढ़े थे ऑर्गन्स. तो वो ऑर्गन्स कौन से थे? वो ऑर्गन्स थे हमारे लेजिस्लेचर जहां पे लॉज बनते हैं, फिर हमने पार्लियामेंट भी पढ़ा, फिर द एग्जीक्यूटिव जहां पे चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, और तीसरा ऑर्गन हमने पढ़ा जुडिशरी. तो ये सारे ऑर्गन्स ऑफ कोर्स सेपरेट हैं. जब हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, तो सबकी पावर अलग है, और जुडिशरी की पावर क्या है कि वो ये चेक करती है और ये बैलेंस आउट करती है कि सारी चीजें अच्छे से निभ रही है या नहीं रही. और उसका बहुत ज्यादा रोल रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ. कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था हमारी रूल बुक, ठीक है. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन वेरी लार्ज नंबर. जब भी हम कोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इश्यूज को लेकर आते हैं. इश्यूज क्या होती हैं? इश्यूज होती हैं प्रॉब्लम्स. जब हम यहाँ पे इश्यूज की बात कर रहे हैं, इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है प्रॉब्लम. जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात करते हैं, घर के अंदर मम्मी पापा हमारे लड़ाइयाँ सॉर्ट करा देते हैं, स्कूल में टीचर सॉर्ट करा देती है, ऐसे ही कोर्ट्स एक्ट एज अ डिस्प्यूट को सॉर्ट कर देते हैं, डिसीजंस लेते हैं. ये नहीं कि सिर्फ डिस्प्यूट सॉर्ट करते हैं, क्या वो सिर्फ डिस्प्यूट ही सॉर्ट करते हैं? उसके अलावा भी उनका क्या रोल है ना. अगर मम्मी पापा ने बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा, तो सॉरी बोलना है तो बोलना है, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला ना. तो ऐसे ही कोर्ट्स ने जो डिसीजन ले लिया वो करना ही करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी देखेंगे क्यों करना है, क्योंकि कोर्ट सबसे बड़ी है. क्या? लेट अस सी. तो कोर्ट्स, जब भी हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी बेसिकली, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी का है कोर्ट्स, का दूसरा वर्ड क्या है? कोर्ट्स. तो ये जो कोर्ट्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कोर्ट्स हैं.
सुना होगा नाम, केस चल रहा है, कोर्ट जाना है, कई बार बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो ये कोर्ट्स जो होती है वो डिसीजन लेती है लार्ज नंबर ऑफ इशूज। एक पर्टिकुलर इशू में कोई भी लड़ाई हो तो कोर्ट्स हमारी रेस्क्यू में आते हैं और हमें यहाँ पे सॉर्ट करते डिसीजन हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क जो हमारा कोर्ट करता है, सबसे पहला कोर्ट हमारी जुडिशरी करती है। जुडिशरी बोल सकते हैं हम, या कोर्ट्स बोल सकते हैं हम, क्या क्या बोल सकते हैं हम, जुडिशरी बोल सकते हैं, जुडिशरी बोल सकते हैं, जुडिशरी, ठीक है, हम कोर्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम कोर्ट्स क्या करती हैं, द फर्स्ट एंड द मेजर वर्क इज टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टू सॉर्ट द डिस्प्यूट। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सॉर्ट करती है हमारी डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट होगा, लड़ाई हो गई, है ना, और गंद मतलब कलेश बोल सकते हैं कि गंदी गंदी कोई चीजें होगी तो हो सकते हैं लड़ाई बोलते हैं। डिस्प्यूट मीन्स एनी प्रॉब्लम, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, बोलते हैं ना ये सब इशू। तो उसको क्या करती है, रेजोल्यूशन उसका निकालती है, सॉल्यूशन निकालती है, क्या निकालती है, उसका सॉल्यूशन निकालती है। और ये तो चलो जब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तो हमें समझ आ गया कि स्टूडेंट्स के बीच में कोई आ रहा है या घर के सिबलिंग्स के बीच में कोई आ रहा है तो वो उसको सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें कि कोर्ट्स कौन सा रेजोल्यूशन देती है, कोर्ट्स डिस्प्यूट को कैसे सॉर्ट करती है, ठीक है, कोर्ट्स कैसे सॉर्ट आउट करती है, सॉर्ट आउट कैसे करती है, तो किन किन के बीच में करती है। सबसे पहले सिटीजन्स की लड़ाई हो रही हो तो सिटीजन, एक पर्टिकुलर बंदा दूसरे बंदे से लड़ाई कर रहा है तो वो सॉर्ट कराती है, कोर्ट सॉर्ट कराती है। दूसरी बात, सिटीजन्स सिटीजन्स वर्सेस सिटीजन्स के बीच में सॉर्ट कराती है। फिर सिटीजन्स और स्टेट के बीच में हो गया, सिटीजन वर्सेस स्टेट, ठीक है, सिटीजन्स की लड़ाई है स्टेट से, स्टेट मतलब गवर्नमेंट से, ठीक है, और पर्टिकुलर स्टेट से भी, उसके बीच में सॉर्ट कराती है। फिर आता है स्टेट वर्सेस स्टेट, किसी स्टेट की लड़ाई हो रही है स्टेट के चक्कर में, ठीक है। और फोर्थ आ जाता है गवर्नमेंट के बीच में जब लड़ाई हो रही हो, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, तो उसको भी सॉर्ट कराता है। गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, इंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, ठीक है, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जो केस चलता है इसको, और कैसे चलते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर चीज होती है जिसको हम बोलते हैं केस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं केसेस, केस हो गया है, ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, केस, ठीक है, समझ आ गया इतना। तो पहली चीज वो क्या करती है, डिस्प्यूट को सॉर्ट करती है। अब दूसरी बात है कि वो सॉर्ट करे तो कोई ना कोई बड़ा पोजीशन तो उसकी होगी, है ना, कोई बड़ी पोजीशन होगी। अब फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स लड़ाई कर लेते हैं तो टीचर की बड़ी पोजीशन मानी जाती है, ठीक है, फिर टीचर लेके जाती है प्रिंसिपल के पास, ये एक बड़ी पोजीशन मानी जाती है। तो क्या कोर्ट की बहुत बड़ी पोजीशन है, यस। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोली जाती है, मतलब कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, मतलब उसका एक चलता है रूल बुक और एक वो, मतलब बिल्कुल सच्चाई और बैलेंस होता है। यहाँ पे क्या है, बैलेंस, जस्टिस, जुडिशरी जस्टिस, मतलब सच्चाई की जीत होनी है, दैट इज व्हाई बैलेंस इज हियर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा इज नोन एज, दूसरा जो पॉइंट हमारा उसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बार जो जुडिशरी ने एक बार जुडिशरी एक बार जो जुडिशरी ने कमिटमेंट कर दिया, राइट, कमिटमेंट एज इन की एक बार जुडिशरी जो रिव्यू दे दिया विच इज वैलिड, वो एकदम सही है और उसको सबको मारना है, बिकॉज दैट इज एकदम जस्टिस के हिसाब से उन्होंने अपना रिव्यू दिया है, जस्टिस है उसमें, सच्चाई है, ट्रूथ है, ठीक है। और जो वो ट्रूथ माना जा रहा है उसको हम बात बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशरी है वहां से रिव्यू मिला है तो इसमें देर इज नो लुकिंग बैक कि ये गलत है ये सही है, राइट। और दूसरी बात है ये फाइनल इंटरप्रेटर है, मतलब ये क्यों इंटरप्रेटर, बिकॉज ये रूल बुक को साथ में लेके चलते हैं, एंड द रूल बुक ऑफ कोर्स इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो रूल बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल बुक को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, ये रूल बुक को साथ में लेके चलते हैं और ये रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ये अपना रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, इनका जो
जुडिशियल रिव्यू होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है, और इसके पास ऐसी पावर भी होती है कि ये कोई भी लॉ है उसको हटा सकते हैं, कोई भी लॉ है उसको बना सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है, जैसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे कौन कौन सा होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होते हैं। जुडिशरी होते तो सब अलग अलग हैं, पर जुडिशरी थोड़ा और इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज ये सबसे ऊपर है, इनके ऊपर कोई नहीं है, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो ये देते हैं, बिकॉज ये रूल बुक को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सच्चाई पे बेस्ड है। तो द जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज। तो इनके पास पावर है, इनके पास एक शक्ति है जो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं सारे लॉज को, पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट ने पहले से ही लॉ पास किया उसको भी खत्म कर सकते हैं। इनको लगेगा कि भाई वो चीज या किसी सिटीजन का लॉ, किसी सिटीजन का राइट वायलेट हुआ है, तब ये ऐसा कर सकते हैं। if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution, या तो constitution, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेके चल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को दे रखी है ज्यादा पावर, किसके हैंड्स में दे रखा है? डेमोक्रेसी में ऑलमोस्ट सारी चीजें पीपल के हैंड में, सिटीजन्स के हैंड में। अगर उनको ऐसा लगा कि सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हैं वहां पे निभाए नहीं जा रहे, और ऐसे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वहां पे ये जुडिशियल रिव्यू देते हैं। जुडिशरी के पास ऐसा रिव्यू देने का हक होता है कि वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। स्ट्राइक डाउन खत्म भी कर सकते हैं, या तो मतलब स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है उसको कंप्लीटली हटा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, जहां पे हम कहते हैं अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। सबसे थर्ड बात हमारी आएगी, ऑफ कोर्स सिटीजन्स के हाथ में हमने डोर दी होती डेमोक्रेसी के अंदर, और हम सिटीजन्स के भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, इनके राइट्स के लिए सोचते हैं, राइट, और इनके रिस्पेक्ट, इनकी वैल्यू के लिए जो राइट्स दिए जाते हैं, और सिटीजन की हर एक लाइफ के अंदर हर एक पार्ट में जो राइट्स दिए जाते हैं और इनकी डिग्निटी जो होती है वो मेंटेन करते हैं। और इनकी डिग्निटी मेंटेन तभी होती है जब सारी चीजें इनके लिए बने हैं, राइट। तो अपहोल्डिंग द लॉज मतलब कौन से लॉ को कब अपहोल्ड करना है, कितने टाइम तक वो चलेगा, एज इन चलेगा मतलब कि जुडिशरी अगर चाहे तो किसी लॉ को हटा भी सकती है और किसी लॉ को बना भी सकती है, बना सकती है, एज इन मतलब उसको कायम रख सकती है, उस चीज को निभा सकती है, बिकॉज अगर उनको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर किसी सिटीजन का राइट वायलेट हुआ है, तो लोग हमेशा कोर्ट में आके उसमें जस्टिस पा सकते हैं। ठीक है, एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हर इंसान के पास है, अगर वो बाय चांस वायलेट होने लग गए, अगर लगा कि ये सिटीजन्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो इनको कायम रखने के लिए दूसरे लोगों को पनिश भी कर सकती है। हमने देखा तो बेसिकली क्या देती है ये, कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी। अगर उनको लगा भाई ये चीज गलत है, राइट्स वायलेट हुए हैं, तो वहां पे मिलेगी पनिशमेंट। पता है कि अगर मम्मी पापा ने लड़ाई करते हुए किसी को देख लिया और किसी ने हाथ चलाया, तो मम्मी पापा और दो लगा देते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज पनिशमेंट। पनिशमेंट ये भी है कि बाहर का खाना बंद, तो दिस इज पनिशमेंट, मम्मी पापा ने पनिशमेंट दी है। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. कोई भी सिटीजन, ऑफ कोर्स हम जाते हैं मम्मी किसने मुझे मारा, राइट। सो यही है कि हम हमेशा अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच इज द वर्ड, हम हमेशा अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें लगा कि हमारे राइट्स को, हमारी डिग्निटी मेंटेन नहीं हुई है या हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं, तो दूसरे बंदे को क्या मिलेगी? पनिशमेंट। हम जाएंगे और अप्रोच करेंगे कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, ना समझ आया? चलिए, वेरी नाइस। अब हम कह सकते हैं वो इज इट इंडिपेंडेंट बॉडी। हम बात करते हैं कि देखो, जब भी हम मम्मी पापा के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं हमको ये भी लगता है वाले को लड़ाई तो बच्चा करता है, जो भी बंदा कर रहा है उसको मतलब डांट भी पड़ जाती, तो हमें लगता है कि चलो सब सॉर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? क्या मम्मी पापा को हम मतलब ये मान रहे हैं ना कि वो सबसे बड़े हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, एज एन की मतलब उनका जो आंसर है या उनकी पनिशमेंट है वो वैलिड है, उसको हमें मानना ही पड़ेगा।
तो कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, हम कोर्ट्स की बात करते हैं, कि जब हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, हम कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कोर्ट्स मतलब जुडिशरी, ये दो वर्ड्स हमेशा साथ में लेके जाना है। तो क्या इनके ऊपर भी कोई है कि ये अपने में इंडिपेंडेंट है कि इन्हीं की चलेगी? तो यस, ये आर इंडिपेंडेंट, तो आंसर विल बी यस, ये इंडिपेंडेंट है, विल बी यस, दे आर इंडिपेंडेंट, इनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं है। अगर बात रहती है कि जब हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं, मैम आपने कहा था सेम लेवल पे आते हैं, राइट, सेम लेवल पे आते हैं, डेफिनेटली यही बात कर रहे हैं। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जब हम बात करते हैं, यहीं पर मैं आ रही थी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हमने चैप्टर 1 में किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है कि वी हैव सेम लेवल, ठीक है, लेवल सेम रहता है, स्लीपिंग लाइन मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। सो वी हैव लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ लॉ मेकिंग होती है, यहाँ पे लॉ मेकिंग होती है, एग्जीक्यूटिव जहाँ पे लॉज बन रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वी हैव जुडिशरी, जहाँ पे डिस्प्यूट हम हमेशा लिखते हैं सॉर्ट होते हैं, लड़ाइयाँ सॉर्ट होती हैं, लेकिन ये आते तो सेम लेवल पे हैं, लेकिन इन सबकी पावर एक दूसरे से अलग है, ओके। सो यहाँ पे हम बोलेंगे पावर्स आर की पावर, क्या हम बोलेंगे, पावर, पावर और इसकी पावर, दे ऑल आर सेपरेट, दे ऑल आर सेपरेट, इसकी पावर सबकी अलग है, ऑल आर सेपरेट। लेजिस्लेचर की पावर क्या है कि वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव की पावर क्या वो इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी की पावर है कि वो सॉर्ट करता है। लेकिन आउट ऑफ दीज टू भी जुडिशरी इन दोनों से ऊपर इसलिए आता है क्योंकि वो उसके पास इंडिपेंडेंस है, उसके पास एक और पावर है कि वो यहाँ पे सब डिस्प्यूट सॉर्ट करने का, मतलब वो क्या है, 3 हमने पावर्स पढ़ी उसकी, सबसे पहले का डिस्प्यूट सॉर्ट करता है, दूसरा उसके बाद वो उस चीज को मेंटेन करता है, कैसे, जुडिशियल रिव्यू देके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है, राइट। तीसरा, उसको लगता है किसी ने किसी सिटीजन या किसी चीज ने भी कोई एनी बॉडी चीज को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट भी करता है, राइट। तो ये 3 पावर्स उसके बाद एक्स्ट्रा आ गई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जुडिशरी कीप्स अ चेक्स एंड बैलेंस। तो जुडिशरी क्या करती है, उसके पास पावर है तो इन दोनों के ऊपर चेक भी रख सकती है, तभी इस सिस्टम को हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी इनके ऊपर आंख भी रख सकती है, ठीक है, कि क्या ये सही कर रहे क्या ये गलत कर रहे, कहीं ना कहीं ये बड़ी हुई है तो दोनों है तो तीनों अलग अलग, ये ऑर्गन्स हैं, दीज आर नोन एज ऑर्गन्स, और इन सबकी पावर्स अलग है, बट तब भी ये सेम लेवल पे क्यों आता है, कोई ऊपर बड़ा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि जुडिशरी बड़ी हो गई, जुडिशरी इन पे चेक रख रही है, दैट्स इट। चलते ये इंस्टीट्यूशन है, तीनों वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऐसे ही होता है, लेकिन एक जुडिशरी इनके ऊपर चेक्स भी रख सकती है, बात यही खत्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, यही मैंने समझाना था यहाँ पे, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 3 ऑर्गन्स, वन लेजिस्लेचर, then we have executive, then we have judiciary, okay। out of this we are studying judiciary माने courts, ठीक है, डिपेंडेंस है इसकी अपनी, डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस है, बिकॉज अब रीजन जान लेते हैं इंडिपेंडेंस क्यों है, हम बोली जा रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बॉडी, हम इंडिपेंडेंट बॉडी इसको इसलिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के रिव्यू से भी ऊपर है, हम जब जुडिशरी लिखते हैं ये सबसे ऊपर इसलिए आती है बिकॉज यहाँ पे होती है जजमेंट, ठीक है, यहाँ पे निकलती है जजमेंट। अगर ये किसी के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है, अगर ये किसी भी ऑर्गन के साथ मर्ज हो जाएगी या किसी भी लीडर के साथ मर्ज हो जाएगी या किसी भी मिनिस्टर के साथ मर्ज हो जाएगी या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी जो जजमेंट है वो एक नहीं रहेगी, वो बायस्ड हो जाएगी,
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बायस्ड। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द बायस्ड जजमेंट, कि जजमेंट जो बायस ना हो, इसलिए हमने इसको इस रोल दे रखा है ऑफ तो कि इंडिपेंडेंस रोल दे रखा है, और ये गवर्नमेंट को भी इसकी रिव्यू जो रिव्यू होता है वो मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इसका रिव्यू मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर इसको हमने अलग कर दिया तो ये बड़ी होगी, बड़ी नहीं है सेम ही लेवल पर, बट यहाँ पे हमने इसको ऑटोनॉमी दे दी। एक ऑटोनॉमी का मतलब होता है हमने इसको एक एक्स्ट्रा पावर दे दी कि इंडिपेंडेंट बॉडी इसलिए है ताकि इसके साथ किसी का भी जो वो होता है ना कि संधि ना हो जाए, और कहीं ना कहीं ये बायस ना हो जाए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करते, थोड़ा सा इसको साइड पे रख के एक एग्जाम्पल पे आते हैं, और वो एग्जाम्पल है वही स्टूडेंट्स का, और ये स्टूडेंट्स का और टीचर्स का। ठीक है, और अगर टीचर्स ही, अगर आप मानो टीचर तो हमारी फ्रेंड, टीचर तो भाई मान लेगी, तो टीचर अगर बायस हो जाती है, ठीक है, तो कितना बुरा लगेगा ना कि मैम ने मेरी साइड नहीं ली, या फिर मैम ने किसी और की साइड ले ली। साइड लेना मतलब बायस होना, कि मैम ने मेरी फ्रेंड की साइड ले ली, बल्कि वो गलत था तब भी साइड ले ली, तो कितना अजीब लगेगा सुनने में। जब हम टीचर के पास इसलिए जाते हैं कि हमें पता है कि वो सच्चाई का सामना करेंगी, और वो पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे कौन से बच्चे ने क्या किया, और बाई चांस अगर मैम नहीं थी वहां, क्या मैम को पता ही नहीं क्या लड़ाई हुई है, तो क्या करेंगी, वो किसी और लोगों से पूछेंगी, यू टेल मी, पूरी क्लास से पूछेंगी क्या हुआ। तो वहां पे क्या होता है, उसको बोला जाता है कि वो स्टेटमेंट लेगी किसी और बच्चों की और पूछेगी कि क्या हुआ, राइट। तो यहाँ पे मैम को भी भरोसा हो जाएगा कि इसने क्या किया, क्योंकि कई बार जो होता है, जो कोर्ट में जजेस होते हैं वो भी मौजूद तो नहीं होते, तो क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट्स लेते हैं लोगों, है ना, और वो बुलाते हैं कोर्ट में कि तुमने क्या देखा, तो उसके बिहाफ पे वो जजमेंट देते हैं। ठीक है, और यही कि वो बायस हो जाए, कितना बुरा लगेगा कि किसी की साइड ले ली। तो इन ऑर्डर टू नॉट टू टेक अ साइड ऑफ एनीवन, इसलिए उनको इंडिपेंडेंस दी कि वो एक जो जजमेंट देंगे वो क्लियर कट जजमेंट होगी, वो सच्चाई पे बेस्ड होगी, शुड बी बेस्ड ऑन टोटल ट्रूथ, ताकि लोगों को क्या मिल सके, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, राइट। चलिए नेक्स्ट पे भी हम यही पढ़ रहे हैं, अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पता है कॉन्स्टिट्यूशन का ये की फीचर है, क्या है की फीचर, व्हाट दिस मीन दैट हियर इज दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ब्रांचेस को हम ऑर्गन्स भी बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्रांचेस को हम ऑर्गन्स भी बोल रहे हैं, क्या है, the legislature, the executive cannot interfere in the work of judiciary. Judiciary एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसके वर्क में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके वर्क में कोई भी इंटरफेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कोर्ट्स। अभी जब हमने बात की ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़े छोटे की बात नहीं हो रही, बस ये बोल रहे ये अलग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट एज देयर बिहाफ। ये भी दोनों सेपरेट हैं, गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आती, ये अलग है। जब भी हम बोल रहे इंडिपेंडेंट का मतलब ये गवर्नमेंट के नीचे भी नहीं आती, इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट। सो कोर्ट्स कैन नॉट आर नॉट अंडर they are not under the गवर्नमेंट के अंडर भी है, डिपेंडेंट है, अलग है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया हमें। चलिए नेक्स्ट आता है, अब बेसिकली कोर्ट्स हमें क्या इंश्योर करती हैं, कोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने 3 चीजों में पढ़ लिया, बट फिर भी हम लिखेंगे कोर्ट्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इंडिपेंडेंस से हमें क्या मिलेगा, एज सिटीजन। ठीक है, हमें क्या मिलेगा एज सिटीजन, सिटीजन्स को क्या मिलता है, बेसिकली सारी चीजें सिटीजन्स के लिए होती हैं ना, तो सिटीजन्स को इससे क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द बेनिफिट एंड द बेनिफिट लाइज हियर, what is the benefit, the benefit is that it ensures no misuse of power by the legislature and executive। इसलिए कि अगर मिसयूज होता है पावर बाय लॉ मेकिंग में मिसयूज हो रहा है या एग्जीक्यूटिव में मिसयूज हो रहा है, तो जुडिशरी बैठी है, जुडिशरी उसका ध्यान रखती है, राइट। प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
बेनिफिट हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ कि इंश्योर करती है लेजिस्लेट, जहाँ लॉ मेकिंग हो रही है, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो वायलेट ना करें। दूसरा कि सब राइट्स जो हैं फंडामेंटल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, उनका पालन अच्छे से हो। ठीक है, रिटन है का पालन क्या हो, अच्छे से हो। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव एंड दीज आर द बेनिफिट विच सिटीजन गेट। समझ आ गया, इजी। अब बात करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया कोर्ट्स के बेनिफिट, अब हम करते हैं कि भाई हमने सुना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इसका एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि छोटे लेवल के कोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, छोटे लेवल के जो कोर्ट्स हम देखते हैं, ये ट्राइंगल में क्यों किया हमने कि सबसे पहले हम नीचे लेवल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे नीचे आ रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो हर जिले में पाए जाते हैं, कोर्ट होते हैं, इनको तहसील भी बोलते हैं, हर तहसील में पाए जाते हैं छोटे छोटे कोर्ट, और इनको लोकल कोर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नीचे होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर हम बोलते हैं लोकल कोर्ट्स। ये बहुत सारे होते हैं लोकल कोर्ट्स। होता सब कुछ सेम है, बट ये है कि इतनी जनता क्यों है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसे कोड ऑफ इंडिया का, बिकॉज इतनी जनता है और इतनी सारी पॉपुलेशन है, और हर जगह पॉपुलेशन रह रही है, गांव में भी रह रही है, कूचों में भी रह रही है, शहर में भी रह रही है, हर जगह रह रही है ना। तो हर एक इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए, हर एक इंसान की अगर वायलेशन हो रहा है तो उसका है ना सोल्यूशन भी तो हो, रेजोल्यूशन भी तो हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो। तो वहां पे तहसील जो लोकल लेवल है वहां के लिए आती है लोकल कोर्ट्स, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, उसके ऊपर आता है हमारा हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है वो हर एक स्टेट में पाए जाते हैं, एवरी स्टेट हैज हाई कोर्ट। ठीक है, हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो भी कहाँ पाया जाता है, एवरी स्टेट में। एक लेवल बढ़ गया, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट से हाई कोर्ट बढ़ गया, एवरी स्टेट में होता है, एवरी हैज हाई कोर्ट, तो हर स्टेट में पाया जाता है। और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स, ये बोला जाता है, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, एपेक्स, मतलब एट द टॉप, एपेक्स मींस टॉप। ठीक है, टॉप है, एपेक्स टॉप, तो सबसे ऊपर एक ही कोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरी पूरी कंट्री में, और वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, वो है न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री में एक कोर्ट, कोर्ट, one and the only one court, that is सुप्रीम कोर्ट। और ये कहाँ पाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है न्यू दिल्ली में, हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे कोर्ट का। लोकल लेवल, अब बोलोगे मैम ट्राइंगल से क्या मतलब है इसका, वाई ट्राइंगल, यहाँ पे हमें ट्राइंगल क्यों चूज किया, वाई ट्राइंगल शेप, स्क्वायर क्यों नहीं किया हमने, ठीक है, हमने सर्कल क्यों नहीं चूज किया, ट्रायंगल ओनली बिकॉज एट द लोकल लेवल यहाँ पे कोर्ट ज्यादा हैं, फिर हाई कोर्ट हर स्टेट में कम हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा कम, और एक ही है एपेक्स पे जो ऊपर है और नीचे है, तो ऊपर पे आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक ही है, राइट, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो एट द टॉप इट इज द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ हमारा सुप्रीम कोर्ट दिखता है, एंड इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में लोकेट है, एंड इज द प्रिसाइडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिसाइड करते हैं, एंड द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इंडिया। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं कि क्या मैम ये 3 कोर्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग तो डेफिनेटली हैं, बट क्या इनके बीच में आपस कोई मेल खाता है, डेफिनेटली, इसलिए हम बोलते हैं इसको इंटीग्रेटेड। तो हम जो जुडिशरी की बात करते हैं, हमारी इंडिया में जुडिशरी सबसे पहले इंडिपेंडेंट है, हमने पहले पढ़ लिया। दूसरी हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड क्यों है, ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स नेम अलग है ना, इनके वर्क अलग हो जाते हैं, बट जो आपस में ये एक दूसरे से मेल खाते हैं, आपस में इनका रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल लोकल लेवल पे अगर मेरा डिस्प्यूट सॉर्ट नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में जाके एपिलेट कर सकती हूँ। एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कि मैं अपील कर सकती हूँ ऊपर वाले कोर्ट में जाके, है ना। अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा को
जस्टिस नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैं ऊपर जाके भी अपील कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी लड़ाई हुई, मैंने टीचर को बोला, क्लास टीचर को, मेरी क्लास टीचर ने नहीं सुनी, बट मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं प्रिंसिपल के पास जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती, है ना। सेम चीज है, अगर मुझे ऐसा फील हुआ लोकल कोर्ट पे मेरी नहीं थी, मैंने जब तक बोला मेरे को जस्टिस नहीं मिला, तो मैं जाके कंप्लेन करूंगी, किसको? प्रिंसिपल को। ठीक है, तो लोकल लेवल पे नहीं सुनी गई तो मैं जाऊंगी हाई कोर्ट, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केस खराब होते तभी जाया जाता है, हाई कोर्ट्स में जाया जाता है कि केस भाई हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया, लोकल कोर्ट की बस की बात नहीं रही अब, है ना। ऐसी कोई बड़ी चीज होती है जहाँ पे लगता है कि मेरे को इतना मेरा राइट वायलेट हुआ है कि अब मुझे नीड आ रही है कि मुझे अपील करके जाना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि हम कॉल में लाते हैं सुप्रीम कोर्ट है आई एम कमिंग, नो, अपील करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं एपेलेट जुरिसडिक्शन। ठीक है, समझ आ गया, इंडिपेंडेंट हो गई और दूसरा हमारा हो गया इंटीग्रेटेड। तो ठीक है, अब हम ये कैसे पढ़ने वाले हैं, अभी पहले हम ये देख लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं हमारे जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, कोर्ट्स की हम वो कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक या जुडिशरी की, या इसको हम जुडिशरी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है आर कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट बॉडी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, रीजन कर लिया क्यों है, क्यों बोलते हैं, सब हमने स्टार्टिंग में देख लिया। सब बोल रहे हैं क्या आपस में कोर्ट्स अलग हैं, सेम है, तो हम बोल रहे हैं नो, आपस में अंदर से सेम है, इंटीग्रेटेड है, कोई ये नहीं अलग अलग बॉडी, इंटीग्रेटेड है। क्योंकि इंटीग्रेटेड है मतलब हम ये बाइंड कर सकती है एक दूसरे को, ये बाइंडिंग नेचर है इसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर डिस्प्यूट लोकल लेवल पे सॉर्ट नहीं हो तो मैं हाई कोर्ट में चली जाऊंगी, है ना, वो चीज है। तीसरी बात कैसे कर सकते हैं, हम अपील के जरिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब एक फेमस केस लेते हैं। ठीक है, ये एक केस है जो आपने सुना होगा, एडवोकेट्स, है ना, कि एक केस हम कर रहे हैं और इस केस के थ्रू बड़ी सारी चीजें हमें समझ, और एक केस एक स्टोरी के बेस में लेते हैं। स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स इन 5। तो बेसिकली ये केस दो बंदों के बीच में होना था, तो इसमें स्टेट कैसे आ गई। ठीक है, ये एक सिटीजन, हमने पढ़ा था ना, सिटीजन्स और सिटीजन्स के बीच में एक लड़ाई हुई, उसके बीच में केस था, बट ये केस स्टेट तक कैसे पहुंच गया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन तक कैसे पहुंच गया। तो स्टेट वर्सेस वर्सेस मतलब किसके साथ है, लक्ष्मण कुमार एक बंदा है एंड अदर्स, उसके साथ 2 और 3 बंदे होंगे। 1985 का केस है, फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चला गया केस, इतना बड़ा हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक जोन आया होगा। तो सबसे पहले हुआ क्या था, एक स्टोरी के साथ चलते हैं। 1980 की बात है, 1990 की बात है। ठीक है, लक्ष्मण कुमार मैरिड, लक्ष्मण कुमार हैं हमारे ये वाले बंदे, लक्ष्मण कुमार एल के, लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 ईयर ओल्ड सुधा गोयल। तो इन्होंने शादी की सुधा गोयल से। ठीक है, वो सिर्फ 20 साल की थी। ठीक है, और कब शादी की, 1980। तो इन 1980, लेट्स टेक इट एज अ स्टोरी, 1980 में, ठीक है, लक्ष्मण कुमार ने शादी की सुधा गोयल से। दे लिव्ड इन अ फ्लैट नियर दिल्ली। तो दिल्ली में रहते, शादी कर ली, कहाँ पर रहते हैं वो, अब दिल्ली में एक फ्लैट में रहते हैं विद लक्ष्मण ब्रदर एंड देयर फैमिलीज। तो लक्ष्मण के साथ में ब्रदर्स भी रह रहे हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली रह रही है, ब्रदर्स और उनकी ऑफ कोर्स मम्मी पापा जो भी फैमिली में रहते हैं वो सब रह रहे हैं। स्टोरी समझ आ गई क्या होता है। लेकिन अब तुम ये देखो, बात हो रही है फरवरी 1980, फरवरी सेकेंड मंथ होता है कैलेंडर का 1980। बात आती है 2 दिसंबर 1980, उसी साल दिसंबर में जो सुधा है जिनके साथ शादी की, उनकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में ड्यू टू बर्न्स। बर्न्स मतलब, बर्न्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्न्स। आज मेरा हाथ जल गया, मेरा बर्न हो गया, जलने से, बर्न मतलब जलने से उनकी मौत हो गई, बर्न्स मतलब जलने से। अब कैसे भी जली है वो हमें नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि उनकी शादी हुई फरवरी में और दिसंबर में उनकी मौत हो गई। सुधा की तो वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने शादी की, बहुत सही शादी की, और इन्हीं की डेथ हो गई, किसकी, सुधा गोयल की। और सुधा गोयल कौन थी, वाइफ थी आरके की। के बाद क्या हुआ, हर फैमिली फाइल्ड अ केस। सुधा गोयल की फैमिली, हर की बात हो रही है,
सुधा गोयल की फैमिली ने केस फाइल किया कि भाई हमने फरवरी में शादी की, दिसंबर में उसकी मौत कैसे हो गई ना। तो फाइल्ड केस इन कोर्ट, उन्होंने कोर्ट, अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत गंदा डिस्प्यूट है, तुमने हमारी बेटी मार दी, हम कोर्ट में जाके इसका क्या लेंगे, हम जस्टिस लेंगे। When this case was heard in the trial court मतलब लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है। 4 of our neighbors were called विटनेस, ठीक है। अब देखो वहां पे जज तो नहीं था ना कि क्या हुआ, तो जज ने विटनेस को बुलाया। अब विटनेस कौन बने, जिन्होंने देखा। विटनेस कौन होते हैं, जिन्होंने केस को देखा, उसको बुलाया गया, विटनेसेस को बुलाया गया। तो विटनेस कौन थे, नेबर थे। नेबर मतलब जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी इधर उधर कान कून लगा के सुन लेते हैं या देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो पड़ोसियों ने क्या किया, उनको बुलाया गया विटनेस के लिए, और विटनेस को नहीं बुला सकता था कोर्ट। उन्होंने ये बताया ऑन द 9th of 1st December, हमारी डेट कौन सी थी जब वो मरी, 2 दिसंबर 1980। 1 दिसंबर को उन्होंने बताया दे हर्ड सुधा स्क्रीम, वो कह रहे हमने सुधा की चीखों की आवाज सुनाई थी, ठीक है। एंड फोर्स्ड देयर वे टू लक्ष्मण फ्लैट, और लक्ष्मण के फ्लैट में उनको फोर्स किया जा रहा था। और उन्होंने क्या देखा, इसके अलावा उन्होंने ये देखा कि दे एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इन द गन। अच्छा, उन्होंने क्या देखा, से पहले उन्होंने ये देखा, ठीक है, ये देखा कि सुधा फ्लेम्स के अंदर थी, मतलब सुधा की बॉडी पे आग लगी हुई थी, ठीक है। सुधा की बॉडी पे आग लगी हुई थी और वो फ्लेम्स के अंदर थी, मतलब आग में थी पूरी। और इन लोगों ने उसको बचाया, ठीक है, वो आग में थी, ठीक है, और इन लोगों ने उसको बचाया, बिल्कुल आग में थी, एकदम जली हुई थी, ठीक है। और इन लोगों ने उसको बचाया, नेबर्स ने उसे बचाया। और जलते जलते उसने ये बोला कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे ऊपर केरोसिन ऑयल डाला और मेरे हस्बैंड ने मुझे जला दिया विद द मैच। तो ये इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने देखा भी, ठीक है। तो ये सेम जाके ये कोर्ट में बताते हैं, ठीक है। और वो बताती है, ठीक है, ये क्या करते हैं, उस फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। तो ये एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, फर्स्ट फायर को बुझाते हैं, नेबर्स फायर को बुझाते हैं। और कैसे, रुदा को गनी बैग और ब्लैंकेट से, कहते हैं ब्लैंकेट से उसको ओढ़ा और आग बुझा दी। So told them that her mother-in-law, उसने बताया, ने बताया कि मदर इन लॉ शकुंतला, नेम लिया, had poured kerosene oil, उसके ऊपर पोर किया, पोर का मतलब डाला केरोसिन ऑयल ऑन हर, एंड दैट हर हस्बैंड लिट द फायर, और उसके हस्बैंड ने फायर को लिट किया। लिट मतलब उसके हस्बैंड ने फायर को जला दिया, मतलब मैच से उसको जला दिया। तो ये उसने जलते जलते बोला, ठीक है, उसने जलते जलते बोला। So sad, right? So Sudha's family and neighbors stated that Sudha had been subjected to torture. तो ये बोला गया, सुधा की फैमिली भी बोलती थी, मतलब उसकी मम्मी, रियल मम्मी, ठीक है, फादर, और बहुत सारे नेबर्स भी ये बोलते थे कि ऊपर टॉर्चर किया जाता था। तो सुधा को क्या किया जाता था, सुधा को टॉर्चर किया जाता था बहुत ज्यादा। किस बारे में सुधा को टॉर्चर किया जाता है, इन लॉस मतलब उसके ससुराल वाले को टॉर्चर करते थे कि उनको कैश चाहिए, क्या चाहिए, उनको कैश चाहिए, स्कूटर चाहिए, फ्रिज चाहिए ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब भी पहला बच्चा पैदा होगा उनको स्कूटर चाहिए, कैश चाहिए, उनको फ्रिज चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए वो डिमांड करते थे, क्या करते थे, डिमांड। और पड़ोसियों को पता था कि आए दिन कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है और सुधा को टॉर्चर किया जाता है। और ये एक विटनेस नहीं था, नेबर्स की बात हो रही है, बहुत ज्यादा विटनेस थे। As a part of defense, Lakshman and his mother stated that, और ऑब्वियसली कि वो मानेंगे तो नहीं ना कि हमने जला दिया, तो डिफेंस के लिए वो ऊपर से ये बोलते थे कि उसकी मम्मी और लक्ष्मण ने ये बोला कि सुधा की साड़ी एक्सीडेंटली जल गई थी, ठीक है, जबकि वो मिल्क को हीट कर रही थी, किचन में खड़े होके दूध उबाल रही थी या दूध गर्म कर रही थी, और उसकी में फायर कैच करी। ये सुधा की मम्मी, सुधा की मदर इन लॉ, सास, हाँ, और उनकी मतलब उनके हस्बैंड बोल रहे थे। तो ऑन द बेस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, इसके बिहाफ पे ये उल्टे पुल्टे जो एविडेंस ये दे रहे थे, एविडेंस मतलब जो जो चीजें मौजूद थी, एविडेंस का मतलब क्या क्या उस टाइम मौजूद था, उनके हैंड में क्या है, और विटनेसेस के हिसाब से द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण,
फाइनल जो ट्रायल कोर्ट था, सॉरी ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया लक्ष्मण, उसकी मम्मी को और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, मतलब लक्ष्मण का भाई और इन दोनों की मम्मी को कन्विक्ट किया एंड सेंटेंस्ड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ। को सेंटेंस किया भाई तीनों की फांसी चढ़ाई जाएगी, तीनों को, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया। यहाँ तक केस खत्म हो जाना चाहिए, क्यों नहीं खत्म हुआ, लेट्स सी। अब बारी आई नवंबर 18 1983 में, अब बारी आई नवंबर 1983, ठीक है, नवंबर 1980 की बारी आई। अभी ये केस आपको पता ही है, हम कब की बात कर रहे थे, 1980 है ना, 1980 में शुरू हुआ, 1980 में दोनों की शादी हुई थी ना, 1980 फरवरी में शादी हुई थी, में शादी और दिसंबर में सेम ईयर में डाइट, तो ये केस तब से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब 3 साल बीत गए थे और नवंबर की बात आ गई, तो वहां पे 3 अक्यूज, 3 कौन थे, द हस्बैंड लक्ष्मण, उसका ब्रदर और उनकी मम्मा शकुंतला, जिन्होंने ये ऐसे रचा। 3 अक्यूज, अक्यूज का मतलब इन लोगों को जिसको सजा दी गई, एंड टू हाई कोर्ट, ये लोग हाई कोर्ट गए, ये लोग हाई कोर्ट गए टू अपील, अपील किया अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट। तो जुडिशरी क्या देती है, फाइनल वर्डिक्ट देती है, वर्डिक्ट मतलब जजमेंट, ठीक है, जुडिशरी क्या देती है, वर्डिक्ट देती है, फाइनल जजमेंट। तो लेकिन इन लोगों को लगा कि हमारी भी डेथ हो जाएगी, ये लोग अपील करने गए हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, ये अपील करने गए हाई कोर्ट में। इनको लगा कि भाई इतने भी कुछ गलत नहीं किया हमने, है ना, तो इनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट गए, द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ऑल द लॉयर्स, तो लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट सुना, क्योंकि अब केस कौन लड़ता है, हमारे एडवोकेट लड़ते हैं, लॉयर लड़ते हैं, डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट फायर कॉज्ड बाय केरोसिन स्टोव। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इन लोगों ने क्या करते हैं, एडवोकेट को हायर कर लेते हैं, और यहाँ पे साबित हुआ कि ये तो एक्सीडेंट था, सुधा किसी टॉर्चर से नहीं मरी थी, एविडेंस विटनेस सारे फेल हो गए, तो वो कह रहे कि भाई वो इसने मरी थी बिकॉज वहां पे केरोसिन का एक्सीडेंट हो गया था। अब लक्ष्मण, कुंतला मतलब मदर एंड सुभाष चंद्र वर, मतलब वो यहाँ से फ्री हो गए एक तरह से। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये केस सिटीजन्स के बीच में नहीं रहा, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, और यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे स्टेट आई, बिकॉज स्टार्टिंग में जहां तक हम केस के बारे में सुन रहे थे, हमें भी ऐसा सैड फील हो रहा था, बिल्कुल यस यस गोयल के साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। तो अब क्या हुआ, हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन, एंड ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी, देखो सबसे पहले हुआ वो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी, है ना, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि तीनों को, अक्यूज्ड को सेंटेंस होगा जेल में, ठीक है, ये जेल में और जेल डेथ कि इनकी फांसी लगेगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनको नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट गए और इन्होंने अपील की, हाई कोर्ट जाके क्या किया, इन्होंने अपील किया। अब जब अपील किया तो यहाँ पे सारे जजेस, सारे एडवोकेट सामने आए, और हाई कोर्ट की जजमेंट ये थी कि ठीक है, हम इनको एक्विट कर देते हैं, यहाँ पे एक्विट कर देते हैं, एक्विट का मतलब हम इनको एक तरह से केस से बाहर कर देते हैं, बिकॉज जजमेंट क्या आया कि केरोसिन ऑयल के एक्सीडेंट हुआ 3 साल बाद, ये चल रहा है। अब ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो पूरे उस टाइम की 1980 की बात हो रही है, ठीक है, 1983 तक पहुंच गई। तो यहाँ पे सामने आया कि सारी वुमेन उस टाइम पे ये वॉयलेशन, टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा था। अब तो वुमेन बहुत एम्पावर हो गई, पहले बहुत ज्यादा था, तो ये बहुत ज्यादा वुमेन को एज अ कम्युनिटी ट्रबल किया। एक औरत नहीं, सारी औरतें, तो सारी औरतें सामने आई एंड दे हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, फाइल्ड अ सेपरेट अपील। इन सारी औरतों ने अलग से, सेपरेट से अपील किया, डेमोन्स्ट्रेशन की जारी कर दिया कि हमें ये डिसीजन समझ नहीं आ रहा जो हाई कोर्ट ने दिया, ठीक है। अब कहाँ गए, ऑफ कोर्स यहाँ से कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने अपील किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को, थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। इनके कौन थे, इनके जो लॉयर सामने है वो इंडियन फेडरेशन लॉयर्स थे, और उन्होंने ये केस अब ये केस बढ़ चुका था,
यहाँ पे सिर्फ सुधा गोयल के घर वाले और उसके इन लॉज वाले नहीं थे, यहाँ पे पूरी विमेन एज अ कम्युनिटी थी। तो मतलब ये केस हाई कोर्ट से भी ज्यादा ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। वहां पे क्या हुआ, इन 1985, देखो हादसा हुआ 1980 को, राइट। 5 साल बाद उसको जस्टिस मिला, कैसे, इन 1985, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये विमेन की फेडरेशन, जो औरतों ने देखा, क्योंकि एक औरत के साथ नहीं हो रहा था उस टाइम, ये बहुत सारी औरतों के साथ हो रहा था, टॉर्चर, वायलेंस, तो सारी औरतें सामने आई और इस अपील को सुना, सुप्रीम कोर्ट ने विमेन की अपील को सुना अगेंस्ट द एक्विटल। एक्विटल मतलब इन लोगों को जो एक्विट कर दिया था, लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स। लक्ष्मण कौन था, हस्बैंड की मम्मी, लक्ष्मण की मम्मी और उसके भाई, ठीक है। तो सुना ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि 3 मेंबर्स हो गए, तो लक्ष्मण एंड अदर्स की हम बात करते हैं, तो लक्ष्मण एंड 2 अदर्स, द मम्मी और उसका भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर रीच अ डिसीजन। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुने सारे लॉयर से और इस डिसीजन पे आए दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की जो आर्ग्यूमेंट, जो वर्डिक्ट था उसके बहुत अलग था। तो क्या था, दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। जो सुनने में आया, फिर बहुत सारे विटनेस हुए, तो ये जो एक्विट किया, बेसिकली को हटा दिया, वो था ब्रदर इन लॉ सुभाष। सुभाष को हटा दिया गया और बोला कि मदर इन लॉ, सुधा की मदर इन लॉ है और उसका हस्बैंड ही गिल्टी है, इस हिसाब से, विटनेस के हिसाब से अगेंस्ट बहुत सारी क्या आई हैं, बहुत सारी आई हैं कंप्लेंट्स, विटनेसेस, और इसको हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द अक्यूज्ड फॉर प्रिजन फॉर लाइफ। तो डेथ वाला हटा दिया और इनको हमेशा के लिए इम्प्रिजन में डाल दिया, किसको, अक्यूज को। और यहाँ पे अक्यूज कौन था, लक्ष्मण और मान लिया प्लस उसकी मदर। तो कौन है, सुधा के हस्बैंड है और ये सुधा की मदर इन लॉ है, ठीक है। अब इस कोर्ट से, इस जजमेंट से हमें क्या समझ आता है, इस जजमेंट से हमें ये समझ आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नहीं जाती, एट द एंड देयर इज एपेक्स, तभी इस केस को बोला जाता है, क्या था इस केस का नाम, लेट्स सी, केस पढ़ रहे हैं, केस का नाम क्या है, द केस इज स्टेट दैट इज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स इन 1985। 1985 को फाइनल वर्डिक्ट मिला और फाइनल वर्डिक्ट था फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, फाइनल वर्डिक्ट नहीं मिला कि उनको इम्प्रिजनमेंट जाएगा लाइफ के लिए। तो विच मीन्स यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे बोलते हैं कि देर है पर अंधेर नहीं, यहाँ पे चीजें सॉर्ट होती है। ओके, फाइनली थिंग्स वर सॉर्टेड। 5 साल बाद सुधा गोयल को जस्टिस मिला, राइट, और बहुत डिले हुआ, राइट। अब सिस्टम आता है जब हम पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में, ठीक है, और हम पढ़ते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, क्या मतलब इनका सिस्टम क्या चलता है। तो सिस्टम, जब हम लीगल की बात करते हैं, जब हम लीगल की बात करते हैं तो लीगल एक सिस्टम, ऐसे नहीं ना कि कोई भी कोर्ट, तो ये जो लीगल सिस्टम है इसको 2 केसेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। केसेस कौन से डिवाइड होते हैं, एक होता है क्रिमिनल, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिमिनलिटी हो रही है, क्रिमिनल जहाँ पे चोरी, धोखाबाजी है ना, और एक होता है सिविल, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिविल केस एंड क्रिमिनल केस में डिवाइडेड है, ठीक है। ये ब्रांचेस हैं इसकी। तो केस होगा और इनका मेजर क्या है, नेम केस, ठीक है, केसेस थ्रू लड़ते हैं, केस माना जाता है। तो क्रिमिनल केस, सिविल केस, क्रिमिनल केस, सिविल केस। तो क्रिमिनल केस और सिविल केस में अभी हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, ठीक है, दोनों के अंदर जस्टिस मिलता है, भले ही वो क्रिमिनल, भले ही वो सिविल केस हो। ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस ऐसी हैं कि इसके थ्रू हम जज कर सकते हैं, इसके पता लग सकता है कि केसेस कैसे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ और हम पढ़ेंगे सिविल लॉ, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है हमारा, क्रिमिनल लॉ, criminals deals with conduct or acts that the law defines as offense
कि किसी भी चीज का ऑफेंड हुआ है, किसी भी चीज की गलती हुई है और बहुत बड़ी प्रोहिबिटेड गलती हुई जो नहीं होनी चाहिए थी लॉ के हिसाब से, जैसे कि थेफ्ट, चोरी, हरासिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर, तुम मार रहे हो किसी को, तुम चोरी कर रहे हो, क्रिमिनल एक्ट जिसे बोलते हैं, वो चीज क्रिमिनल लॉ के अंदर आती है और इसके अंदर एक्शन क्या लिए जाते हैं। इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो FIR लॉन्च की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहला क्या क्या हुआ उसकी रिपोर्ट करो, ठीक है। उसके बाद विद द पुलिस विद इन्वेस्टिगेशन द क्राइम आफ्टर विच केस इज फाइल्ड इन कोर्ट। उसके बाद कोर्ट में सीधा केस जाता है, कहते हैं ना सी यू इन कोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमने मेरे साथ चोरी की है, धोखेबाजी की है, ठीक है, और कुछ भी ऐसा कुछ गलत किया है, मर्डर कर दिया किसी का, मैंने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत होते हुए देखा है, ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी है। वो पुलिस थाना, जैसे थाना बोलते हैं, नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाओ, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखो और ये सीधा कोर्ट में जाता। इफ फाउंड गिल्टी, अगर गिल्टी हुआ, गिल्टी का मतलब अगर इसको माना गया कि हाँ भाई इसने किया है, तो द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड आल्सो फाइंड। या तो जेल में जा सकता है, आल्सो फाइंड, और बहुत बड़ा कुछ गलत किया है तो सीधा फांसी, टेंस टू डेथ भी होता है, पर जेल और फाइन तो है ही, करना ही है। अब बात आती है सिविल लॉ की, जिनको हम सिविल केसेस के उस पे जज करते हैं, ठीक है। डील्स विद एनी हार्म और इंजरी राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस, यहाँ पे तो क्रिमिनल कोई गलत चीज हुई है, ऑफेंड किया है तुमने किसी, यहाँ पे सिविल लॉ में क्या होता है, किसी भी राइट को वायलेट हुआ है, ठीक है, या हार्म किया, इंजरी किसी के राइट्स पे। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस, ये सिविल लॉ माने जाते हैं, ठीक है। डाइवोर्स केसेस के अंदर कोई डाउरी मांग के तुम्हें हरास कर रहा है, वो क्रिमिनल केस, ठीक है, ठीक है, वो क्रिमिनल केस में आ जाएगा। लेकिन डाइवोर्स केसेस मतलब सेपरेट हो रहे हो, या में कोई मेजर लड़ाई नहीं है, हाथ से कोई वायलेशन नहीं है, किसी ने कोई हमारा फिजिकल इंजरी नहीं दी, तो वो सिविल लॉ और सिविल केस। A petition has to be filed before relevant court by the affected party only. मेरे साथ किसने धोखाबाजी के रेंट को लेके, या फॉर एग्जांपल मारा पीटा नहीं है, मारा पीटा होता तो मैं क्रिमिनल केस में जाके FIR लॉन्च करती, लेकिन मेरे साथ धोखेबाजी हुई है कि रेंट को लेके किसने किया है, लैंड को लेके किया है, पेपर वर्क में कोई गलती की, लीगल फॉर्मेलिटीज ढंग से नहीं की, तो मैं पिटीशन साइन करूंगी, मैं जाके इन अ रेंट मैटर इधर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केस। रेंट में कोई दिक्कत हो रही तो या तो मेरे लैंडलॉर्ड से मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो वो करेगा, अगर मैं टेनेंट हूँ मुझे लैंडलॉर्ड से प्रॉब्लम है तो मैं करूंगी, तो सिविल केस, सिविल लॉ। द कोर्ट्स गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. Basically, यहाँ पे जो conclusions निकलते हैं वो सॉर्ट करने वाले ऐसे होते हैं कि मतलब वहां पे तुम मतलब जेल जूल में बात की बात है, केस बिगड़ जाए तो हाँ जेल में तब भी जा सकते हो, बट कोशिश करता है कि वहीं पर ही सॉर्ट हो जाए। कि अगर रेंट पे नहीं किया, लैंडलॉर्ड कह रहा है मेरे को टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया, तो टेनेंट से तो टाइम मांग लेते हैं कि तुम कब तक कर सकते हो, लिख के दे दो लीगल में, तो टेनेंट पे कर देगा। टेनेंट से ये बोल देंगे कि चलो ठीक है तुम नहीं कर पा रहे बिकॉज टेनेंट की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोविड आ गया XYZ, तो टेनेंट से एक टाइम मांग लेते हैं कि भाई तुम इंस्टॉलमेंट में पे कर दो या धीरे धीरे पे कर दो, लिख के दे दो, तो लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाए। ये होता है हमारा सिविल लॉ और ये होता है हमारा क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल केस, सिविल, ठीक है। अब बात आती है कि क्या सबके पास हक है जाने का, कि क्या सबके पास टाइम है, कि सबके पास वक्त है ये करने का कि वो कोर्ट में चला जाए, या फिर वो अगर उसके पास का कोई वॉयलेट हुआ है राइट, ठीक है, उसका वॉयलेट हुआ है राइट, या फिर बेसिकली बोले जा रहे एवरीवन की बात हो रही है, सबके पास है राइट, सबके पास है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि देखो सुनने में तो आता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो यस एवरीवन हैज द राइट, दिस इज द आंसर,
यस एवरीवन हैज द राइट, ठीक है, सबके पास है हक जाने का, बट यस एज वी ऑल नो कि ये राइट कौन ले पाता है, एक्सेस तो सबके पास है ना, एक्सेस तो सबके पास है, लेकिन ऑफ कोर्स जरूरतमंद जाएगा, पर जरूरतमंद क्या ये पेपर वर्क कोर्ट्स में धक्के खा सकता है, तो यही बात आती है टुवर्ड्स द एंड, एवरीवन हैज द राइट, सबके पास हक है, बट यस अगर हम लोअर कास्ट देखें या फिर हम लोअर और पुअर पीपल देखे, उनके पास ना तो यू डू नॉट दे डू नॉट हैव द बिकॉज इलिटरेट पीपल देखे तो दे डू नॉट नो हाउ टू प्रोसीड, सबके पास हक तो है पर उन लोगों को ये नहीं पता कि कैसे जाना है कोर्ट के पास, अगर उनके राइट्स वायलेट हुए तो कैसे करना है, हाउ टू डू, ये लोगों को नहीं पता। आई होप ओके, इफ एनी सिटीजन बिलीव, कोई भी सिटीजन को ये लगता है कि उसके राइट्स को, अब पता है ऑनेस्टली एक बात बताओ, हर इंसान को, तुम लोग पढ़े लिखे हो इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये उनका राइट है, देयर आर सो मेनी वुमेन till now they are facing domestic violence because they do not know कि domestic violence एक right, domestic violence ना होना उनका right को violate कर रहा है just because they are not educated enough, तो तुम लोगों को ये बोला जा रहा है कि बी एजुकेटेड एंड लेट अदर्स नो कि उनके हक क्या हैं, लोगों को उनके राइट्स ही नहीं पता तो वो क्या आएंगे कोर्ट के पास, ठीक है, तो हर एक सिटीजन को लगा कि उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, तो जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो व्हाट आई बिलीव इन द एजुकेशन सिस्टम, हर एक सब्जेक्ट के अलावा हर इंसान को, हर एक बच्चे को बताना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं, क्या उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, और क्या बड़े होकर अगर उसके राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है वो क्या कर सकता है, तो ये एक स्टडीज होनी चाहिए मॉरल साइंस के अंदर, व्हाट आई बिलीव। बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं पता उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या, अगर कोई वायलेट कर रहा तो उनको क्या करना है, दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इज लाइंग। कोर्ट्स अपना काम कर ही रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, बट वेदर पीपल नो कि उनके राइट्स क्या है, हियर लाइज द प्रॉब्लम, ठीक है, इसलिए बोलते हैं एजुकेशन इज इनफ, नॉट इनफ, you need to have the entire knowledge, or of course the education system also this should be available to everyone, पता होना चाहिए हर एक बच्चे को भी कि उसका राइट क्या है, okay, so while the courts are available for all, in reality access to courts have always been difficult, बहुत difficult है for the vast majority of poor in India। तो जो पुअर है जिसको हम वल्नरेबल ग्रुप बोलते हैं, वल्नरेबल ग्रुप मींस वीकर सेक्शन, कौन है ये वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, तो और वीक हो सकते हैं, है ना, ये पुअर पीपल हैं, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिनको उनके राइट्स के बारे में ही नहीं पता, एक्सेस सबको है बट किसको पता है कि उसके राइट्स क्या है, हियर लाइज द प्रॉब्लम। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे पैसा लगता है, पेपर वर्क लगता है, दिमाग लगता है, लिटरेसी लेवल लगता है, साइन करना होता है, पता होना चाहिए कि आपका एडवोकेट आपके लिए किस बिहाफ पे लड़ रहा है, लॉट ऑफ टाइम, सो टाइम, मनी एंड कॉस्ट, पेपर वर्क कैसे करोगे जब आपको पढ़ाई लिखनी आती होगी, ठीक है, पढ़ना लिखना आता होगा, फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेज, ठीक है, the idea of going to court to get justice often seem a remote मतलब उसके लिए बहुत दूर की बात है भाई, तो here lies the problem। और मैं ये बुक में जो लिखा है इस पे तो बिलीव कर ही रही हूँ, आई बिलीव इवन दोज हु आर नॉट पुअर, मैं पुअर लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, यस, इसके अलावा भी दोज पीपल हु आर नॉट पुअर भी, दोज हु आर नॉट एजुकेटेड एंड ऑफ कोर्स किड्स, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, राइट, तो असली लर्निंग तो यही होती है इन द स्कूल, ऑल राइट। तो अब एक और चीज आती है बच्चों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ एकेडमिक्स बट इन रियलिटी ऑल्सो, ठीक है, तो कभी कभार आपको ऐसा लग रहा है किसी घर में लग रहा है, या फिर आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है आपके आसपास, आपके घर में आपको ऐसा फील कुछ हो रहा है, या आपके नोन में हो रहा है, आपके फ्रेंड्स में हो रहा है, और आपको समझ नहीं है कि मैम हम तो छोटे बच्चे में नहीं समझ कि क्या करना है, तो बेसिकली एक पॉलिसी निकलती है जुडिशरी के अंदर, ठीक है, जिसको बोला जाता है पिल, पिल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट
लिटिगेशन ये क्या है? ये बेसिकली एक तरीका है, एक मेथड है। क्या है ये एक तरीका है, ये एक मेथड है जिसके हिसाब से आप इजीली कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस, क्योंकि हमें पता है कि बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है जस्टिस बहुत सारे लोगों को, तो इसको PIL के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जाते हैं। तो पब्लिक के, सिटीजन्स के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है ये चीज, आप बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s, तो पता है 1980s में कितनी सारी उल्टी पुल्टी चीजें हुई थी। एक मैकेनिज्म है, ये एक मेथड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या बिल टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। मतलब आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, आपको बहुत सारा टाइम भी नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड सम टाइम। आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, सीधा हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में अपील कर सकते हैं। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पिल in high court or supreme court on behalf of those rights who are being violated। आपको ऐसा लग रहा है कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे जाके आप ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो। ठीक है, और ये इजीली एक्सेस पे अवेलेबल है, और ये एक्सेसिबल है, एक्सेस कर सकते हो आप इजीली, कर सकते हो इजीली, राइट। अब इसके बाद आते हैं, ऑफ कोर्स स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं हम, जो स्ट्रीट पे लोग लेते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें जुडिशरी के बारे में सुनी। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम क्यों एंड कर रहे हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स विद द लास्ट पॉइंट वी आर एंडिंग। हम ये देख रहे हैं बच्चों कि कभी कभार अब ऐसा नहीं होता कि हर बार जुडिशरी आपके साथ रहे, हर बार जुडिशरी आपका साथ दे। कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ पे जब हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं, कि जजमेंट्स ऐसा सामने आता है कि कई बार जो जजमेंट्स होती है, जो कोर्ट जजमेंट्स हैं, दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट, वर्क अगेंस्ट भी कर जाती है, कई बार अगेंस्ट भी काम कर जाती है, कि हो सकता है वो हमारे साथ ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट, ये एग्जाम्पल है, एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इश्यूज कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग for the poor believe that the recent judgments on evictions are far cry from early judgments। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस की बात हो रही है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज ऑलरेडी आपका टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे एक केस की बात होती है। ठीक है, तो जो आपको पता है स्ट्रीट के पास जो लोग बैठे होते हैं कॉर्नर पे, है ना, जो बिल्कुल जिनके साथ हिट एंड ट्राई मेथड भी होता है, उनको हिट एंड कर जाते हैं लोग। ठीक है, बिल्कुल रोड के साथ जो सोते, बिकॉज दे डू नॉट हैव शेल्टर, बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर होम, तो दे सीक शेल्टर देयर। तो एक केस बना था या एक जजमेंट निकली थी कि इन लोगों को हम एविक्ट करेंगे। एविक्ट का मतलब होता है इनको हटाएंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब रिमूव होने का मुद्दा तो यही था कि एक तो क्लीन रहेगा, ठीक है, जो क्लीन रहेगा हिसाब किताब, प्लस इनको और इसलिए हटा देंगे बिकॉज उस टाइम पे हो सकता है कि इनके साथ ना इंसाफी होती है, क्योंकि रोड पे रहते हैं, कोई भी व्हीकल आके इनको मार के चला जाए, इंटेंशन ये थी। बट ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट साबित क्यों हो गया, बिकॉज इन लोगों के पास तो घर ही नहीं है, तो कहाँ पे रहेंगे, दे आर होमलेस पीपल, ये होमलेस हैं। ठीक है, तो इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, बट ये कहीं ना कहीं ना इंटेंशन रॉन्ग होने पर भी ये अगेंस्ट साबित हो गया। ठीक है, अगेंस्ट हो गया, ताकि मुद्दा ये था इनको रिमूव करना है, एविक्ट करना है, बट ये होमलेस लोग हैं, ये क्या करेंगे, दे डू नॉट हैव ऑप्शन, तो इसलिए ये अगेंस्ट साबित हो गया ये केस की। लास्ट आपका पेज यही है। ठीक है, तो फिर भी यूजुअली ये देखा जाता है, वैसे इट डज नॉट ऑलवेज गो अगेंस्ट, जजमेंट्स हमेशा साथ रहती हैं, जुडिशरी हमेशा सही का साथ देती है, तभी उसके यहाँ पे क्या है, बैलेंस बना हुआ है, कि बैलेंस है, हमेशा साथ देती है। जस्टिस, कानून किसी का ऐसा नहीं बोलती किसी से बायस्ड है, यही हम पढ़ रहे हैं। बट कई बार ऐसा हुआ है जो इंटेंशन उनकी रॉन्ग नहीं है, बट वो अगेंस्ट चला गया इन रियलिटी। ठीक है, रियलिटी में वो अगेंस्ट चला गया, इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग, बट इन रियलिटी इट वेंट अगेंस्ट द पीपल, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, नो ऑप्शंस, डू नॉट हैव ऑप्शंस, बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑप्शंस। ठीक है, करेक्ट। चलिए, विद दिस वी एंड आवर चैप्टर। आई होप यू रियली लाइक द चैप्टर, आपको समझ आएगा जुडिशरी क्या होती है। ठीक है,
आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस। आपके कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं। बच्चे कह रहे मार्जिनलाइजेशन करा दो मैम, बिल्कुल मार्जिनलाइजेशन कराएंगे, विद एनिमेशन कराएंगे, अच्छे से समझ आएगा आपको। ऑल राइट, बाय बाय, सी यू, चलो नेक्स्ट टाइम।